इंटरेस्ट बेरिंग रेट, ये आपको बताता है डिबेंचर वाला पार्ट कि आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी फिक्स रेट से। इंटरेस्ट पेएबल इज प्रीडिटरमाइंड एट अ फिक्स रेट रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट। The original sum is repaid at a specified future date or converted into the shares or a debenture. It may or may not create a charge on asset. Charge on asset का मतलब सिक्योरिटी करके अपन इशू करते हैं ना, तो अगर पहली बार सिक्योरिटी दिया है देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी, दूसरी बार दिया है देन इट इज कॉल्ड कोलैटरल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी दिया है देन इट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर, नहीं दिया है अनसिक्योर्ड। जनरली बॉट एंड सोल्ड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज प्राइस अबव और बिलो द फेस वैल्यू। Types of debenture: mortgage and unsecured debenture, bearer and register, convertible, non-convertible, redeemable, irredeemable. ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसका ही एक एमसीक्यू है वहां पे, डिबेंचर कैन नॉट बी रिडीम एट, तो कैन नॉट बी रिडीम एट डिस्काउंट। मैंने आपसे कर्जा लिया हुआ है 100 रुपीज का और मैं आपको दूंगा 90 रुपीज 5 साल बाद, कर्जे के पैसे, चलेगा क्या? नहीं। मेन प्रिंसिपल अमाउंट जितने का कर्जा दिया वो एक्सपेक्ट करोगे ना, तो पार्ट पे होगा, प्रीमियम पे होगा, बट डिस्काउंट पे नहीं होगा। कमीशन पेएबल ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर इज 2.5। अंडरराइटर को कमीशन देते अपन 5% शेयर पे एंड 2.5% ऑन डिबेंचर्स में। ओके, देन उसके अलावा ये पार्ट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जर्नल एंट्रीज इसकी अपन ने कवर करी है। जर्नल एंट्रीज आपको याद है केस की? 5 situations are over there. Okay, just concentrate over here. Now, आप जब भी, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली, जब भी आप इमेजिन करोगे, आप ऐसे समझो कि आप कंपनी और आप कर्जा करके क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे। तो मैंने डिबेंचर इशू कितने में किया है? 100 में डिबेंचर इशू किया हुआ है, यानी मैं लोगों से लोन पैसे कितने ले रहा हूँ? 100, और देते वक्त 5 साल बाद मैं कितने दूंगा उनको? 100 रुपीज ही दूंगा। तो मैंने लिए भी 100 है और दिए भी 100 है, तो एक भी पैसे का ना मेरे को फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। इट्स अ नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मेरे खाते में पैसे आए, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब जिनसे जिनसे कर्जा लिया सबके नाम है ना, अब सबके नाम है तो सबके नाम लिखना पॉसिबल है भी नहीं, तो मैं क्या कर देता हूँ वहां पे कि बट ऑब्वियसली मैं लिख देता हूँ वहां पे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। व्हिच काइंड ऑफ अकाउंट इज इट? इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर। अब मेरे को ग्रुप में मैसेज डालना होता है तो मैं कैसे इंडिविजुअल लिखता है, टू साहिर, टू ईशान, हेलो गाइस, खत्म। सेम है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर अलॉटमेंट। दिस इज द समेशन ऑफ ऑल द पर्सन व्हिच कवर्ड ऑल। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। देन अब इनको पैसे लिए ना, आप लोगों ने पैसे लिए तो कुछ तो देना पड़ेगा, एक तो इनका पैसा वापस करो या फिर इनको डिबेंचर दो। अब मैं इनको डिबेंचर दे रहा, अब ये डिबेंचर दे रहा तो दे आर नो मोर क्रेडिटर्स, तो ये जो क्रेडिट किया ना मैंने इनको, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो ये क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए आप डेबिट करोगे एंड टू डिबेंचर अकाउंट 100। तो ये परसेंटेज कौन सा? ये परसेंटेज आपका डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितने परसेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे रहे हो। देन डिबेंचर इशूड एट 110 एंड रिडीम एट 100। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, डिबेंचर इशूड एट 110 का मतलब मैंने आपसे कर्जा करके पैसे लिया 110 रुपए, 5 साल बाद मैं बोल रहा हूं आपको मैं दूंगा 100 रुपए। एज अ कंपनी आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आपने लिए कितने? 110, दे रहे कितना? 100, तो 10 रुपए का फायदा हुआ। आपको पैसे आए तो आप अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन बराबर। now 110 रुपीज आपको आए, अब वो क्रेडिटर है वो कैंसिल करने के लिए डेबिट करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 100 का ही दिया, 110 का दिया क्या? नहीं। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10, वो आपका फायदा हुआ। डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो मैंने डिबेंचर को क्रेडिट किया, डिबेंचर को क्रेडिट कितने हुए? 100। देन नेक्स्ट वन, डिबेंचर इशूड एट 90 एंड रिडीम एट 100। तो डिबेंचर इशूड एट 90 का मतलब मेरी कंपनी को कोई जानता नहीं है। अब मेरी कंपनी को कोई जानता नहीं है तो बट ऑब्वियसली मैंने डिबेंचर जो है अगर 100 का 100 में इशू करूं तो कोई नहीं लेगा, 100 का 110 में इशू करूं तो भी कोई नहीं लेगा। थिंग इज दैट पीपल डोंट नो मी, सो टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर मैं उनको क्या कर रहा हूं? डिस्काउंट। तो अट्रैक्ट द इन्वेस्टर में उनको डिस्काउंट दे रहा, तो मैंने उनको क्या बोला? वो 100 रुपए कर्जा लेके आया, मैंने बोला 100 रुपए नहीं 10 रुपए तुम लोग को ऐश करो, ओके? मेरे को सिर्फ 90 रुपीज दो, मैं तुमको 5 साल बाद उल्टा क्या करूंगा? 100। तो बट ऑब्वियसली इतना अच्छा ऑफर है ना, 90 दो, 90 का 100 हो जाएगा 5 साल बाद, तो 10 रुपए का आपका वैसे भी प्रॉफिट है,
10 रुपए का प्रॉफिट है ना, ऑलमोस्ट 10% प्रॉफिट आपको वैसे भी श्योरली मिल रहा है, ऊपर से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो अलग बात है। तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, डिबेंचर्स लेंगे। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपीज। नाउ मैं देते वक्त डिबेंचर 90 के देने वाला नहीं, 100 के देने वाला। तो मेरा लॉस हुआ ना, किसकी वजह से, क्योंकि लेते वक्त मैंने पैसे कम लिए, मैंने डिस्काउंट लिया। तो डिस्काउंट दिया तो इसकी वजह से मेरा लॉस हुआ। तो मैं अकाउंटिंग एंट्री क्या करूंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10, डेबिट एक्सपेंसेस टू डिबेंचर अकाउंट 100। नाउ ये तीनों क्वेश्चन से क्या समझे कि डिबेंचर आप पार्ट पे इशू करो, प्रीमियम पे करो या फिर डिस्काउंट पे करो, डिबेंचर अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड विद अ फेस वैल्यू व्हिच इज 100। नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू पे ही ये क्रेडिट होता है, किसी और वैल्यू पे क्रेडिट नहीं होता। तो ये तीनों सिचुएशन क्लियर। ये तीनों सिचुएशन अपन शेयर में भी करें, इक्विटी में भी करें, प्रेफरेंस में भी करें, सेम सिचुएशन। देन नेक्स्ट वन, ये चौथा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर इशूड एट 100 एंड रिडीम एट 110। अभी 100 रुपए दो, 5 साल बाद 110 रुपए लेके जाओ, मैं आपको देते हुए 110 रुपए दूंगा। नाउ एज अ कंपनी तुमने 100 रुपए दिए, देते हुए आपको कितना देना, 110। आपका फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है। लेते वक्त कम लिए, इसकी वजह से नुकसान है कि देते वक्त ज्यादा दे, देते वक्त ज्यादा दे। तो नुकसान है, और नुकसान के साथ साथ ये आपकी लायबिलिटी भी है, क्योंकि आज 100 रुपए लिए ना तो कल को 110 देना भी पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन कि डिस्काउंट वाला जो है वो सिर्फ लॉस है। डिस्काउंट अपन पहले लेते फिर बाद में देते, ऐसे करते क्या, नहीं, आपको पैसा आता ही नहीं ना। आपको देते वक्त व्यक्ति ऐसे करता क्या, वो 100 रुपीज देता है, फिर आप डिस्काउंट, हाँ ये 10 रुपए डिस्काउंट के तेरे को वापस, कि वो देते वक्त ही 90 देता है, देते वक्त ही 90 देता है, तो वो लायबिलिटी है क्या, नहीं, वो सिर्फ लॉस है। बट एज कंपेयर टू अगर मैंने देखा जाए तो मेरा जो डिबेंचर रिडम्पशन का अमाउंट है, वो डिबेंचर रिडम्पशन वाले अमाउंट में मेरा लॉस भी है और लॉस के साथ साथ मेरी लायबिलिटी भी है। नाउ लॉस एंड लायबिलिटी दोनों है मेरा। इन दैट सिचुएशन मैंने 100 रुपीज लिए तो मेरे को देते वक्त 110 आज की तारीख में श्योर शॉट देना पड़ेगा। एग्रीमेंट बना है, कॉन्ट्रैक्ट बना है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। और लॉस भी मेरा कंफर्म हो चुका है कि नहीं हो चुका है, हो चुका है। लिए कितने, 100। तो एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा आपका 100 रुपीज। देते वक्त मेरे को देने कितने, 110। नाउ ध्यान से देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10, 2 डिबेंचर अकाउंट व्हिच इज ऑलवेज 100 एंड 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम फायदे के लिए होता है, ये प्रीमियम पेबल है, इसका मतलब ये मेरी लायबिलिटी है। और ये भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोला तो ये नॉमिनल अकाउंट है। प्रीमियम पेबल, पेबल का मतलब पैसे देने हैं, आउटस्टैंडिंग है, तो ये कौन सा हुआ, पर्सनल अकाउंट। तो 5 साल बाद मेरे को 100 रुपीज डिबेंचर की भी देने हैं और इसके बाद 10 रुपए मेरे प्रीमियम के भी देने हैं। ओके, ये एक बार सिचुएशन अच्छे से देख लो। प्रीमियम को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट भी करेंगे, बट डिस्काउंट को डेबिट करें बट क्रेडिट करेगा नहीं। दादा ताई कुठे आपली, आपली मध्ये माझी म्हणली त्याला गैरसमज होतो, आणलं नाहीस तू, त्याची ताई नाहीये ती। एक मक्याच्या नादाने तरी ते अभ्यास करता, नाही तर तसंही गेला नसतो मी। कुठे उत्तर देऊन सोडून बाकी सगळं माहिती। हा काय माहिती, किती खोटं बोलू आपण, बघू लास्ट कॉल लॉक नको काही ते निब्बा निब्बी नावाने सेव्ह केला असेल परत सगळ्यांना। दिशा बस स्टॉपवर होती का, ती लवकर आली आज,
तू काय करत होता मागे बस स्टॉप झाला होता ती आली मग तू काय बस स्टॉप वर काय वाट बघत होती ती मी 8:15 निघालो सर्व पिकअप करणार काय रे का ते करायचं ती कशी काय वय त्यात ती फर्स्ट लेक्चरला आली सर या बीसीएमएच आहे सॅम सरांना सांग त्याला सांगितलं मी रेकॉर्डेड बस स्टॉप वर बसून रेकॉर्डेड घरातून 8:15 निघालो होमवर्क करत नाही म्हणून येत नाही तो. चलो सिचुएशन नंबर 5 सिचुएशन नंबर 5 इशूड एट 90 एंड रिडीम एट 110 ये कंपनी सबसे घटिया कंपनी है इनके पास कोई आ ही नहीं रहा है सो द थिंग इज दैट तुला नेहर कंपनी तुला कंपनी आठवते का घटिया कंपनी तुझी कुठली आयुष्यात तुम्ही शिकवताना सांगितलं कधीच एक्झाम मी मला मला- कंपनीने नाही नाही मी नाही असं सांगेल सांगितलं मी का सांगेल घटिया कंपनी म्हणून होतं. issued at 90 redeem at 110 now issued at 90 मतलब बट ऑब्वियसली यहाँ पे भी डिस्काउंट दे रहे हैं देते वक्त और बेसिक लेते वक्त भी 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं और देते वक्त भी 110 दे रहे हैं टोटल लॉस कितने का है 20 ये बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है कि 20 का जो लॉस हुआ है उसमें से 10 रुपए का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ डिस्काउंट और 10 रुपए का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ रिडम्पशन अब 10 रुपए का जो डिस्काउंट का लॉस है उसको डेबिट करते हैं अपन इट्स अ लॉस बट इट इज नॉट अ लायबिलिटी तो क्रेडिट नहीं करेंगे और रिडम्पशन का जो लॉस है वो लॉस के साथ साथ लायबिलिटी भी है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों करेंगे LN देन इन दैट सिचुएशन अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 नाउ अब मैंने डिबेंचर एप्लीकेशन को जो क्रेडिट किया वो कैंसिल करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 2 अब दोनों आपके पास ऑप्शन है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 क्योंकि दोनों की वजह से लॉस हुआ है 2 डिबेंचर अकाउंट 100 टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन 20 नहीं है रिडम्पशन पे अपने को कितने देने ज्यादा 10 तो अकाउंटिंग एंट्री मैच हुआ अब ये अकाउंटिंग एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 लॉस 20 टू डिबेंचर 100 टू प्रीमियम 10 सिर्फ आपका लॉस है तो अभी मैं क्या करता हूँ अभी आपको एक 5 सिचुएशन इमीडिएटली देता हूँ आप लोग बैक साइड ऑफ द पेज पे जाओ और इमीडिएटली इसकी एंट्रीज पास करो अगर अटक जाते तो एंट्रीज हो रही क्योंकि इसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला डन चलो पहले ये करो एक ही सिचुएशन बिना डिस्कशन के योर टाइम स्टार्ट्स नाउ चलो एक एक सिचुएशन 1 बाय 1 आज बहुत दिनों बाद 3 यार एक बेंच पे मिल के बैठे हुए 1 2 3 जो करी तुझी मोदी चलो जल्दी बघ ना अरे वाई देयर इज सो मच ऑफ टाइम इतने में 2 टॉपिक रिवाइज होंगे मेरे कितना पैसा लिया आप लोगों ने तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर application and allotment 90 वाली आई नहीं आज सेकंड डिबेंचर application and allotment 90 account 90 90 now
नुकसान हुआ बट डिस्काउंट की वजह से हुआ तो Discount on debenture 10. on redemption. अकाउंट डेबिट 10 2 dash percentage of debenture Debentures 100. 100 ऑनलाइन वाले 100. क्लियर Yes, Yes, sir, clear. ओके yes, sir. we'll do one more issued at 100 redeem at 110 सेल नाही बोल. हा सांगितलं. गाइस गो स्टाइलिश वाचायची गरज होती का? समोर जे येतं ते माणूस ऑटोमॅटिकली वाचतो हो. व्हिडिओ पण थांबा वा ये बावळा कोणाला म्हटलं? मिळालं? काय त्याला कानाला फोन लाव कानाला फोन हो. लाव सर आम्हाला सिक्रेट त्याच्या मनात काय मला कधी जवळ अरे वा. कळालं मला. ते बघ त्याला पण असं वाटतं. Done, sir. अरे ते मुंबईची वेगळी आधी सांगायचं लिहायचं तू प्रीमियम अरे सिक्युअर प्रीमियम नाही हो हो पण ते तुमचे नको. issued at 100 redeem at 110 तो in that situation आप accounting entry क्या करोगे Bank account to debenture application and allotment. to debenture application and allotment 100 100. देते हुए 110 देना है तो रिडम्पशन की वजह से लॉस ही लॉस भी है लॉस के साथ साथ लायबिलिटी भी तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट Allotment and debit. टू Sir, प्रीमियम premium on redemption. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं बोलेंगे लॉस बोल दो आप लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 2 dash percentage of debenture Debentures which is 100 and premium payable payable on Securities redemption. मत बोलो सिक्योरिटीज 10. प्रीमियम अलग होता है प्रीमियम पेबल अलग होता है दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से बेटर हमेशा कहना होता है लॉस बिकॉज प्रीमियम पेबल ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर जब आते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन पे जब लॉस होता है तब अपन प्रीमियम पेबल बोलते हैं और डिबेंचर के टाइम पे अपन उसको लॉस बोलेंगे ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करवा सकता है दैट्स द रीजन कि इसको दोनों को अलग अलग सेपरेट रखो लास्ट वाला एक जो सिचुएशन redeem at 90 नहीं wait issued at 90
redeem at 115 50 तुझं तुझं बघ Done, sir. ओके नेक्स्ट वन आपका आया है विच इज नथिंग बट व्हाट कि आपने इशू किया था 90 में तो अकाउंटिंग एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 एंड 90 90. डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 टोटल लॉस हुआ है आपका 25 रुपए का सो लॉस ऑन डिवेंचर Issue of अकाउंट debenture. 25 आपने अलग अलग लिखा है तो भी चलेगा कि डिस्काउंट की वजह से 10 और लॉस ऑन रिडम्पशन 15 तो भी चलेगा टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर विच इज नथिंग बट 100 एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन वो कितना आएगा आपका 15 अकाउंटिंग एंट्री मैच हो गया इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं आएगी देन अभी तक अपन ने डिवेंचर जो इशू किए थे वो डिवेंचर इशू किए थे डिवेंचर इशू फॉर कैश दिस इज डिवेंचर फॉर अदर देन कैश नाउ डिवेंचर अदर देन कैश तो इसको अपन इशू करते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी तो कोलैटरल सिक्योरिटी जब अपन इशू करते हैं तो वहां पे मेथड 1 है जिसमें आप अकाउंटिंग एंट्री पास करते हो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट सस्पेंस ये डिवेंचर यूटिलाइज हो भी सकते हैं या नहीं भी हो नहीं भी हो सकते फॉर सकते. अंडरस्टैंडिंग पर्पस अपन ने लिखा हुआ है तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एमसीक्यू में पूछा जाएगा व्हेन इट इज इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी व्हिच अकाउंटिंग एंट्री इज पास एंड व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट इज Suspense. दूसरा मेथड मेरा फेवरेट मेथड कुछ नहीं करना है नो अकाउंटिंग No anything, no disclosure. जाके नोट लिखना है वहां के डिबेंचर के गिरवी रखे हुए हैं डिबेंचर इज सिक्योर्ड बाय पर्टिकुलर एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक फिक्स एसेट कुछ भी देन फिक्स एसेट वाले क्वेश्चन ये आपको इक्विटी शेयर में भी मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स में भी मिलेंगे और डिबेंचर में भी मिलेंगे दिस इज द थिंग कि आपने एसेट लिया और उसके बदले में उनको एक तो इक्विटी शेयर दिए या प्रेफरेंस शेयर दिए या आपने डिबेंचर दिए कोई भी रहे तो फॉर्मूला एक कॉमन है विच इज द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस आपके एसेट की वैल्यू कितनी और मेरे शेयर की वैल्यू कितनी उससे डिवाइड करो तो उससे क्या मिलेगा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर नंबर ऑफ डिबेंचर या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है 15 लाख की मैं लैंड एंड बिल्डिंग ले रहा हूँ तो 15 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग ले रहा हूँ इन दैट सिचुएशन ये सारी चीजें आपके नोटबुक में लिखी हुई है अगर मैं 100 का 100 में इशू करता हूँ तो कैसे करूंगा 15 लाख डिवाइड बाय 100 तो कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे 15,000 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे नो अकाउंटिंग एंट्री क्या कैश और बैंक आया नहीं लैंड एंड बिल्डिंग टू डिवेंचर 15 लाख टू डिवेंचर कितने के आपके 15,000 इंटू 100 15 लाख सिंपल अकाउंटिंग एंट्री नाउ नेक्स्ट टाइम मैंने डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किए तो 15 लाख ये मेरी एसेट है उसको डिवाइड कितना किया डिवाइडेड बाय इशू प्राइस व्हिच इज 1 इशू प्राइस अब मेरे शेयर की प्राइस ज्यादा है तो कम नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करने पड़ रहे कितने 12,000 अब लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख हुआ क्या इसका मतलब नहीं लैंड एंड बिल्डिंग तो नहीं 15 लाख टू डिवेंचर 12,000 इंटू 100 12 लाख एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम वो कितना आएगा आपका तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 12,000 3 लाख तो अकाउंटिंग एंट्री आपका टैली हो गया
डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। Discount. 100 रुपीज का डिवेंचर मैंने 96 में इशू किया, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 96, मुझे डिवेंचर देने पड़ेंगे 15,675। 625. डिस्काउंट दिया तो मेरा लॉस हुआ, लॉस हुआ तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15 लाख, वैसे डिस्काउंट अकाउंट Discount on debenture. 15,625 शेयर पे 4 रुपए का लॉस इनटू 4, 62,500 62,500. डिवेंचर 15,62,500। कैसे, 15,000 डिवेंचर है ना, Into 100. 625 इंटू 100, तो ये हो गया 15,62,500। 500. यहाँ पे आपका डिवेंचर का पार्ट खत्म हो जाता है, इसमें और कुछ भी पार्ट नहीं नहीं Now, इसमें है। इंटरेस्ट का पार्ट है एंड लॉस वाला रिडम्पशन वाला पार्ट है, वो अपन कवर करेंगे देन वाइंड अप। ये वाला क्लियर है सबको, पक्का? Yes, sir. Yes, sir. इंडेक्स में जाओ आपके, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, उसमें लिख के रखो रेफर नोटबुक। लिखा है ऑलरेडी कल। 4 में नहीं लिखा ना, 3 में लिखा। हाँ म्हणजे दोन्ही 3, 4 एंड 5 ना। डिवेंचर वाला कौन सा है? 4 और शेयर कैपिटल वाला 3 वो कालच दिले। ये ओके, नोटबुक ओपन करो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखो ना, डिस्काउंट की वजह से आपको कभी लॉस हो रहा है, रिडम्पशन की वजह से कभी लॉस हो रहा है। अब ये 1 साल का लॉस है क्या? नहीं, ये पूरे थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ डिवेंचर का लॉस है। मैंने बोला ना, मैंने डिवेंचर इशू किए थे 5 साल के लिए, तो ये लॉस भी 5 साल का है। तो हर साल धीरे धीरे करके अपन उसको क्या करेंगे, P&L को चार्ज करेंगे। तो अकाउंटिंग एंट्री कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को एक अमाउंट चाहिए ना, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? लॉस ऑन On डिवेंचर debenture. डिवाइडेड बाय Useful यूजफुल life लाइफ of ऑफ debt. डिवेंचर। ओके, अब कुछ लोगों के दिमाग में या मन में आता है, सर स्क्रैप वैल्यू, डिवेंचर का स्क्रैप वैल्यू होता है क्या? नहीं, तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे क्या? नहीं। जब मैं लॉस कहता हूं तो लॉस का मतलब डिस्काउंट का भी लॉस और रिडम्पशन की वजह से होने Redemption वाला का भी लॉस। अब ऊपर वाला एक क्वेश्चन अगर अपन ले, ये वाला क्वेश्चन जहां पे मैंने एसेट लिया था और 4 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया था मैंने? 62,500। अगर मैं कहता हूं कि ये मैं आपका डिवेंचर 5 साल तक इस्तेमाल करने वाला हूं, तो 62,500 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स कितना हुआ? करो कैलकुलेटर। 12,500। So 12%. एवरी ईयर मैं कहां पे चार्ज करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मेरे को लॉजिक बताओ, ओके, P&L कहां पे जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बराबर। और डिस्काउंट को अपन डेबिट करे थे क्या? आया ना? यस, ये कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको अपन क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या? टू लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 12,500। Loss on debt. ऐसा हर साल करेंगे और धीरे धीरे करके 5वें साल में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट अमाउंट ऑफ लॉस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन से मेथड से हुआ? ये मेथड हुआ आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। Straight line method. वैल्यू ऑफ योर लॉस डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करके। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। 1.5 लाख रुपए का लॉस ऑन डिवेंचर है, 1.5 लाख का लॉस ऑन डिवेंचर, बराबर। कंपनी का पॉलिसी है, थोड़ा सा ऑफ कर देना, किसी का कॉल देना। 1,50,000 इज अ लॉस ऑन डिवेंचर। ओके, कंपनी ने डिवेंचर लिए हुए हैं 5 लाख के, okay, and company has a policy to repay debenture in a equal installment 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये लोन क्या करने वाले? रीपे करने वाले। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड आप फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से। तो Weighted average. दूसरा साल, तीसरा साल,
चौथा और पांचवा, जरा ध्यान दो। ओके, नाउ 1.5 लाख का आपका लॉस है। नाउ आपका टोटल लोन कितना है? 5 लाख। आप उसको रीपे कैसे करने वाले? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 5 लाख डिवाइड बाय 5, हर साल 1-1 लाख रीपे करते जाओगे। पहले साल आपने 5 लाख का पूरा कर्जा इस्तेमाल किया और साल के एंड में 1 लाख पे किया, फिर आपका आउटस्टैंडिंग कितना बना? सेकेंड ईयर में 4 लाख, फिर 4 लाख पूरे साल इस्तेमाल किया और साल के एंड में 1 लाख पे कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 3 लाख, फिर कितना रहा? 2 लाख, फिर उसके बाद 1 लाख। अब मैंने उसको ना वेट असाइन करे, कैसे? 5 4 3 2 1, ये मेरे वेट असाइन हुए। अब वेट असाइन होने के बाद मैं उनकी अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूं। टोटल लॉस कितना है? 1.5 लाख का, बराबर वेट कितने हैं? 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 का वेट है, डिवाइडेड बाय 15। ओके, आउट ऑफ पहले साल का लॉस कितना है? वेट 5, 50,000। अब दूसरी बार कैसे निकालोगे? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4, 40,000. 30,000, 20,000. and 1,50,000 divided by 15 into 1, 10,000। अब ये सबका टोटल लॉस 10,000. 50 प्लस 40 90 30 140 प्लस 150, पूरा लॉस चार्ज हो। अब इनका पीछे का लॉजिक क्या है? तुमने जब कर्जा ज्यादा इस्तेमाल किया तो लॉस भी अपन ने ज्यादा चार्ज किया, कर्जा कम कम होते गया, वैसे लॉस भी अपन ने P&L को कम कम चार्ज किया। दैट्स द ओनली लॉजिक। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉलो करेंगे जब एकदम पैसा लमसम में पैसा 5 साल के एंड में रिपे करे, तब कौन से मेथड से जाओगे? स्ट्रेट लाइन मेथड। हर Straight साल line थोड़ा method. थोड़ा रिपे करे, तो आप लोगों ने क्या निकाला? आउटस्टैंडिंग Weighted अमाउंट average. निकाला, आउटस्टैंडिंग अमाउंट के वेट असाइन किए, फिर उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपन क्या करके डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कौन सा कब मेथड इस्तेमाल करना है पता है? अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिबेंचर। ओके, अब डिबेंचर को अपन को देना होता है इंटरेस्ट। अब डिबेंचर को जो अपन इंटरेस्ट देते हैं वो 6 मंथली देते हैं। अब डिबेंचर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट ये मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है, तो मैं एक्सपेंस करके रिकॉर्ड करूंगा ना, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, ये देना किसको है? टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ओके, बट ये जो डिबेंचर को इंटरेस्ट दिया जाता है, इस पे कंपलसरी एक अमाउंट कट किया जाता है, विच इज नथिंग बट अ टीडीएस। और टीडीएस कितना कट होगा? हमेशा 10%। 10%. तो जितना इंटरेस्ट दोगे उसमें से 10% सरकार को दोगे, टीडीएस, इनकम टैक्स, और बाकी का डिबेंचर होल्डर को दोगे। अब इंटरेस्ट देने के बाद डिबेंचर होल्डर को पे करना है ना, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये मेरी दूसरी एंट्री हुई। और तीसरी एंट्री, ये डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है ये मेरा खर्चा है, खर्चा है तो P&L को डेबिट करेंगे, तो P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट. इसके अलावा और कोई एंट्री आने वाली नहीं है। तो अभी नहीं. हम सुपर 30 एमसीक्यू करेंगे, कुछ एडिशनल एमसीक्यू करेंगे, इंटरेस्ट वाले एमसीक्यू भी करेंगे, लॉस वाले भी करेंगे, और अपने जर्नल एंट्री जो कैश अदर देन कैश है वो भी कवर करेंगे। दिस इज पूरा क्लियर? इसमें कोई डाउट है? ये एमसीक्यू आपके पास नहीं है। ओके, ये एक्चुअली मेरा समराइज बुक है जहाँ पे मैं ये लिखवाता रिवीजन के टाइम पे, तो आपको ऑलरेडी लिखवा के दिया हुआ है। चलो नाउ आराम से रीड करो एक एक करके, विजिबल है अच्छे से? क्या और जूम करना है? हाँ, ठीक। Saroj Industry issue a 8,15% debenture of 100 each at a part and redeemable at a 10% premium. At the time of issue, entry will be passed. देखो ये आपका चेक पॉइंट है कि आपको ये सारी चीजें और कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सरोज इंडस्ट्री ने कितने डिबेंचर इशू किए? 8,000 डिबेंचर इशू किए। 8,000. 15%, इसका मतलब इन पे इंटरेस्ट कितना देंगे? 15%। एक डिबेंचर कितने का? 100 इशूड एट पार्ट, इसका मतलब 100 में क्या?
रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम यानी 110। अब यहां से मैंने आपको सिचुएशन ऑलरेडी इजी बना के दिया हुआ है ना, आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। देते वक्त आपको 10 रुपए ज्यादा देने ना। अब ये लॉस जो है वो डिस्काउंट की वजह से कि रिडम्पशन की वजह से? रिडम्पशन की वजह से। रिडम्पशन की वजह से जो लॉस होता है वो डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। ये लॉस भी है और लायबिलिटी। इतना डिटेल में जाने के बाद मैं अकाउंटिंग एंट्री पास करूंगा। और सिंपल अकाउंटिंग एंट्री क्या, मैं सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करूंगा? अपन कंबाइन एंट्री करेंगे। अभी रुको, कंबाइन एंट्री करेंगे डायरेक्टली। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने डिवेंचर? आराम आराम से करो। 8000 डिवेंचर, 100 रुपए आए तुमको, तो 100 रुपए यानी कितना हुआ? 8 लाख रुपीस। ओके, ऑप्शन पे 8 लाख। हर ऑप्शन अच्छा लगता है अपने को। ऑप्शन ए बी, बी बी, सी बी और डी बी। सो द थिंग इज दैट पहले एंट्री पास करो, उसके बाद जाएंगे। अब लॉस हुआ तो लॉस को क्या करेंगे? डेबिट। लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब कितने डिवेंचर? 8000 इंटू 10, 80,000 का लॉस। इसमें एग्री? 2, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से एकदम। 2 डिवेंचर, 2 डिवेंचर, कितने डिवेंचर इशू के? 8000। और ये हमेशा ही 100 से जाते हैं ना, तो ये कितने हुए? 8 लाख। 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, 8000 इंटू 10, 80। क्या ये एंट्री एकदम बराबर है? अभी ऑप्शन देखो और बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बाकी कोई नहीं? ऑप्शन ए। समझ में आया? एकदम इजी। डन। 30, the debenture initially issued at discount at the time of issue entry will be passed। लास्ट वाला क्वेश्चन है, इन्होंने डिबेंचर इशू कैसे करके? 10% डिस्काउंट। अब 100 का था, 10% डिस्काउंट बोले तो 90, और रिडीम तो 110 भी हो रहा। टोटल लॉस कितने हो रहा? 20 का लॉस हो रहा। 10 डिस्काउंट डेबिट करेंगे बट क्रेडिट नहीं करेंगे, और 10 डेबिट और क्रेडिट दोनों करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8000 इंटू 90, 7,20,000। एग्जाम हॉल में ऐसे चिल्लाने का, बैंक अकाउंट डेबिट, देन लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट कितने का? 20। तो 8000 इंटू 20, 1,60,000। टू 15% डिबेंचर 8000 इंटू 100 ऑलवेज, तो कितना हुआ? 8 लाख। 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, Redemption. 8000 इंटू 10, 80। ऑप्शन 80,000. ऑप्शन ए बी सी डी। अच्छा, ए क्यों नहीं है जरा देखो पहले। 8 लाख में खेला है। उन्होंने 8 लाख से किया, सिर्फ डिस्काउंट लिया, इसलिए। बी क्यों नहीं है? लॉस 160 का है, इन्होंने 80 किया है। सी, ये वाला सी ऑप्शन है। बैंक अकाउंट डेबिट 720, डिस्काउंट 80, लॉस 80, 2 डिवेंचर ए, तो सी है। अपन ने मर्ज किया, उन्होंने अलग अलग किया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, व्हेन द डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अभी तो किया ना अपन ने सिचुएशन, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? बैंक डिस्काउंट टू डिवेंचर, बैंक डिस्काउंट टू डिवेंचर टू प्रीमियम, बैंक डेबिट लॉस डेबिट डिवेंचर टू प्रीमियम। सी ऑप्शन डन। या ध्यान दो, सगळ्यात काय हसायचं? येडे जास्त हसतं कोण, त्याला काय म्हणतं माहिती आहे ना? पावभाजी। जास्त हसलं की तिकडे येरडा। एमआयटीला येरडा कधी सुटला? असं हॉस्पिटल तिकडे कोथरूड मध्ये? मग त्यांनी एरियाचा सर्वे करून मग एस्टॅब्लिश केला असेल की इकडे तसेच भरलेले। स्टेट लाइन का फॉर्मूला अपन ने ऑलरेडी कवर कर चुके। कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, और ये सम ऑफ ईयर डिजिट वाला मेथड भी आपको पता है। कॉस्ट ऑफ इशू प्रेजेंट लाइफ रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय n इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, बट ये बहुत रेयरली आएगा। 16 वाले एमसीक्यू पे आ जाओ। P Limited issue 5,000 12% debenture of 100 each at a 10%, which are redeemable after 1 year at 20%.
अमाउंट ऑफ लॉस ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। तो सारे एकदम सिचुएशनल बेस एमसीक्यू है। डिबेंचर कितने के? 5000 के। आपने इसको इशू कैसे किया था? 110 पे, और रिडीम कैसे करे? 120। फिर भी तो लॉस हो ही रहा है ना, लिया 110 देना 120 है, तो 10 रुपए का लॉस है। अब ये 10 रुपए का जो लॉस है, और हाउ मेनी डिबेंचर? 5000 डिबेंचर, तो टोटल लॉस 50,000। ये एक्चुअली रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स है, तो रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स से तो हर साल कितना? कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके 70 इशूड 20,000 8% डिबेंचर एट पार। पार का मतलब 20,000 डिबेंचर 10 का था, 10 में इशू किया। रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, तो 2 का लॉस हो रहा। कितने डिबेंचर पे? 20,000 डिबेंचर पे, तो टोटल लॉस 40 आफ्टर 5 इयर्स, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड ना। 8,000 ऑप्शन डी। देन 18 वाला ये भी आप बताओगे। टी लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, कितने की परचेज की? 2 लाख रुपए, और इन्होंने डिबेंचर इशू के एट 20% डिस्काउंट। तो मेरा फॉर्मूला है ना, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट divided by issue price. My asset value is 2 lakh and my issue price 100 का डिबेंचर 20% डिस्काउंट यानी 80, तो कितने डिबेंचर? 2,500। वेट 2500 डिबेंचर। अब कुछ लोग रोना चालू करते सर आंसर नहीं, सवाल पूछा है डिबेंचर को क्रेडिट कितना होता है, और तब जाके मेरा काम आएगा। डिबेंचर ऑलवेज क्रेडिटेड विद अ फेस वैल्यू, तो ये कितना है? 100, 2,50,000। डन। नाउ अभी ये एमसीक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ना सुपर 30 मैंने बहुत सोच समझ के निकाले हैं। मैं पहले सीएस फाउंडेशन में पढ़ाता था, सीएस फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक रहता था, फिर सीसीटी आ गया, वो टॉपिक निकल गया। ये तब से लेके आज तक ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तभी भी थे, अभी भी ये चैप्टर तभी भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एमसीक्यू उसी से रिलेटेड है। टी लिमिटेड हैज अ 14% डिबेंचर 20 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये भी मैंने आपके नोटबुक में अच्छे से लिखवा के दिया हुआ है, टॉप ऑफ द पेज पे, मेरे को अभी भी याद है, टॉप ऑफ द पेज पे चेक करो। डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो अपन डिस्काउंट पे देंगे, फेस वैल्यू पे देंगे, फेस वैल्यू पे देंगे, तो अलग से आज काम में आ रहा है। देखो मेरी सोच कितनी लंबी है। I always believe in long term planning, not with you. 14% debenture of 20 lakh at a 10% discount, and company pays interest half yearly, 30 June and 31st every year. Now the amount of shown interest accrued but not due. इसका मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आता। इंटरेस्ट accrued का मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो अभी इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। वापस दोबारा पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन। 20 लाख का मेरा डिबेंचर यानी कर्ज है, इस पे मैंने 10% डिस्काउंट दिया, तो वैसे मेरे को पैसे आए कितने? 18 लाख। मैं इंटरेस्ट जो 14% दे रहा हूं वो 18 लाख पे दूंगा कि 20 लाख? 20 लाख पे दूंगा। कल को प्रीमियम पे इशू करूंगा तो क्या प्रीमियम पे इंटरेस्ट दूंगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट ऑलवेज पेएबल ऑन अ फेस वैल्यू। फिक्स कर लो दिमाग में, ऑलवेज ऑन अ फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू तो मेरे को इंटरेस्ट कितना देना है? 20 लाख पे 14% इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,80,000। ये सालाना है ना, 2,80,000। अब इनका तरीका देखो, इंटरेस्ट देने का तरीका क्या? ये 6-6 महीने में इंटरेस्ट देते, ये नहीं सारी कंपनी 6-6 महीने में इंटरेस्ट देते। अपन को पढ़ते क्या अपन कि डिबेंचर इज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अपने को क्या लगता है हर महीने देते रहेंगे, तो हर महीने नहीं देते, 6 महीने का इंटरेस्ट एकदम देते हैं डिबेंचर वाले। तो ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहे, एक जून को दे रहे और एक दिसंबर को दे रहे। और मेरा बुक्स क्लोज कब हो रहा है? अभी देखो ध्यान से, अप्रैल को मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट चालू हुआ, मार्च को खत्म हुआ। कहां से पता चला? उन्होंने बोला ना क्लोजिंग इज मार्च। अब अप्रैल मई जून का इंटरेस्ट 30 जून को दिया रहेगा पेड, यस। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, इसका 31 दिसंबर का इंटरेस्ट भी दिया रहेगा। अब रहा कौन सा? जनवरी, फरवरी,
एंड मार्च इनका इंटरेस्ट नहीं दिया, वो कब देंगे? अगले 30 जून को देंगे। तो कैन आई से दैट दिस इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? यस। कितने महीने का? 3 महीने का। नाउ 3 महीने का इंटरेस्ट अगर मेरा आउटस्टैंडिंग है तो 2,80,000 इंटू 3/12। वाई बाय 12? क्योंकि ये 12 महीने का है, उसमें से मेरे को चाहिए कितना? 3 मंथ्स का। तो कितना आया? 7 लाख। ये किसमें ऐड 70,000। करेंगे? डिबेंचर में ऐड करेंगे। गॉट द लॉजिक? चलो देन 20 कंपनी इशू 2,500 6% डिबेंचर। डिबेंचर इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली 30 जून 31 दिसंबर। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखो, पहले 2,500 इंटू 100 तो यानी कितना हुआ? 2,50,000। ये मेरा लोन अमाउंट है, इस पे 6% का इंटरेस्ट कितना? 15,000। ये सालाना इंटरेस्ट है पर एनम। अब मुझे ये वापस लॉजिक लगाना पड़ेगा। अप्रैल मई जून का 30 जून को दिया, जुलाई अगस्त सितंबर का 31 दिसंबर, जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 महीने का बाकी है। तो मैं कैसे करूंगा? 15,000 इंटू 3/12 3750। ऑप्शन सी। डन। चलो देन ये एकदम चिल्लर है। 28,80,000 का लैंड एंड बिल्डिंग लिया हुआ है और डिबेंचर इशू किया है 4%। नाउ अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ डिबेंचर पूछा, तो कैसे करोगे? 28,80,000 डिवाइडेड बाय 96, 30,000 डिबेंचर। अगर मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं और पूछता हूं हाउ मच अमाउंट क्रेडिटेड टू डिबेंचर अकाउंट, तो क्या करोगे? 30,000 इंटू 100। डन। चलो 22 On a July 1st, 2004, U Limited issues 7% 10,000 convertible debenture of 100 each at a 20% premium. Interest on 30th September 31st every year. The sum of the issue amount of interest debited to profit and loss. कुछ लोग ना क्वेश्चन देखते 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 उनको लगा आउटस्टैंडिंग पूछा। आउटस्टैंडिंग नहीं पूछा है, P&L को कितना चार्ज करोगे। अब जितने दिन का कर्जा है उतना चार्ज करेंगे। करो करो करो। क्या हुआ? दांडी गुल? $70,000 क्या कर? डन। चल मैं बताता हूँ। मेरे को ये बताओ कितने डिबेंचर इशू किए तुमने? 10,000 डिबेंचर। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं? 10,000 ओके। डिबेंचर इशू करते वक्त प्रीमियम पे इशू किया, तो मैं इंटरेस्ट प्रीमियम पे दूंगा क्या? इंटरेस्ट प्रीमियम पे दूंगा क्या? किस पे दूंगा? फेस पे। तो जरा करिएगा 10,000 डिबेंचर इंटू 100 तो मेरा एक्चुअल में लोन कितना हो गया? 10 लाख का लोन हुआ, बराबर। अब ये 10 लाख पे मेरे को इंटरेस्ट कितना देना है? 7%, बराबर। 70,000। बट मैंने कर्जा लिया कब है? जुलाई में। तो अप्रैल मई जून इसका इंटरेस्ट मैं काहे को दूंगा? नहीं। तो मैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च 9 महीने का इंटरेस्ट दूंगा। तो इंटू 9/12 कितना है? 52,500। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। समझा क्या? तुम लोगों ने दिमाग में ये डाला ही नहीं कि बाबा इंटरेस्ट में तब तक दूंगा जब तक मेरा लोन। बसंती तब तक ही नाचेगी। 6 मंथ कैसे आएगा ना? अब तुम लोग 6 मंथ ले रहे हो तो ये क्या लिखा है फिर? 31 मार्च
ये क्यों लिखा है 31 मार्च ईयर एंडेड? एमसीक्यू पढ़ना डिटेल में बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ कंसेप्ट हुआ, रिवीजन हुआ, पेपर सॉल्व कर लिए नहीं, इतना करने के बाद भी अगर 3 घंटे में तुम खुद को अगर अच्छे से शांति से एमसीक्यू टैकल करके नहीं आते तो फिर उसका कोई भी फायदा नहीं है। मैं आपके एग्जाम सेंटर के रूम के बाहर तक हूं, अंदर नहीं आ सकता। दैट्स द ओनली थिंग। वो 3 घंटे तुमको मैनेज करना पड़ेगा। अगर इमोशन डाउन होता है तो भी खुद को मोटिवेट तुमको ही करना पड़ेगा। प्रेशर आता है, टेंशन आता है तो भी खुद को ही संभालना पड़ेगा। वहां पे मैं नहीं, मेरी यादें आ सकती है, मैं नहीं आ सकता। सो ये आपको समझो क्या खुद को संभालना जरूरी है, पेपर सॉल्व करना जरूरी है। अपन इमीडिएटली फ्रॉम द 11th मई ऑनवर्ड्स पेपर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे 3-3 घंटे की। प्रॉपरली बिजनेस एनवायरनमेंट यानी जैसे आपका एक रेगुलर एनवायरनमेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल वाला, वैसे पेपर सॉल्व करो। थोड़ा बहुत 1-2 पेपर सॉल्व करने से वो डर चला जाता है, थोड़ा समझ में आता है कि अपन लिख रहे हो रहे कि नहीं हो रहे। ओके, जैसे आपका 30 अप्रैल का रिवीजन है, तुम लोग 30 अप्रैल तक सोचे, मैं गया 31 मई तक मेरी प्लानिंग रेडी है। 1 मई से अपन सिक्योरिटीज का पेपर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। पेपर राइटिंग प्रैक्टिस यानी फुल राइटिंग प्रैक्टिस। कल को ये नौबत भी नहीं चाहिए मेरे को कि आज सब कुछ रहा था, लिख नहीं पाए, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी मेरे लिए फेलियर है। क्या फायदा फिर इतनी रिवीजन करने का, इतनी मेहनत करने का। तो 1 तारीख से अपन चालू करेंगे पेपर राइटिंग प्रैक्टिस। फिर हैंडराइटिंग कैसे सुधारनी है, टाइमली कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, सब कुछ काम करेंगे। और तुम लोग हैंडराइटिंग का टेंशन मत लो, वो एक पेपर चेक नहीं करते, हजारों पेपर चेक करते हैं। उनको आदत है, पिछले 10-10, 20-20 साल से पेपर वो चेक करे। दे अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, दे अंडरस्टैंड इट। तुम सिर्फ अच्छे से लिख के आओ, आपका जितना पार्ट आपको पता है उतना नोट डाउन करो। पेपर में हैंडराइटिंग की वजह से मार्क गए, जिसकी वजह से आज तक सीए नहीं बना, सीएस नहीं बना, ऐसे कोई भी इंसान नहीं। दे अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, दैट इज नॉट द रीजन। कोण ते एमसीक्यू एग्जाम त्यांच्या हँडरायटिंग मध्ये समजलं मला, हा बस कळलं मला। ईशान स्टोरी 1st November 2004 you limited 14% convertible debenture of 100 at 20, interest payable 30th September 31st March, interest run from the date of issue, amount of interest debited to profit and loss account। अब नहीं गड़बड़ करोगे, ऐसे मेरे को लग रहा है, चेक करो। 10,000 into 100 into rate of interest 14%। अब इंटरेस्ट तब तक देंगे ना, कब तक देंगे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 5/12। ऑप्शन बी। डिबेंचर इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 कहता है अकाउंटिंग एंट्री क्या? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ऑप्शन कौन सा? नेकेड डिबेंचर यानी कौन सा डिबेंचर? नॉट सिक्योर्ड अपॉन चार्ज ऑन एसेट्स। डन, दिस इज द पार्ट। ये आपका डिबेंचर वाला पार्ट वाइंड अप हो चुका है। कहाँ निकले? रुको चुपचाप से, आता जाओ। सर दररोज काय कॉलेज, आज काय? सर स्क्रॉल अप करो ना सर। हाँ सर, आ जाएगा। ओके सर। चैप्टर नंबर 7 निकालो, which is a consolidated financial statement। चैप्टर नंबर 7। श्रुति भूक लागली? तिने भाव मारी म्हणजे फार जेवली का? अभ्यास केला? शांत बसा, चिडू नका, तिला राग येतो, मारेल ती। डबा फेकून मारेल, नाही सॉरी, डबा नाही फेकून मारणार ती, खायचंय तिला।
ते EBCच्या बुकवरती डब्बा सांडवला. हो आणि माझी दाखवली अरे मला कॅल्शियम खायची आहे का? दाखवायची का? आपकी जो छोटी वाली बुक है ना, स्मॉल कॉस्टिंग वाली, उसमें क्वेश्चन है इसमें. हो सर, तुम्ही काल अरे यार तू नाही असं कर. अरे बाबा, नोटबुक आणली आहे ना. हो. शांत एक रे. सेकंड. सर, इकडे बघा. काय? तेच मारते होता. ओमू काय ओमू? कुठे होते इतके दिवस? कुठे होते इतके दिवस? येते का सलोनी क्लासला येते का? नाही तो डरते. तुला माहित नाही सलोनी क्लास येते की नाही? अरे मे मध्ये एक्झाम आहे तिची CECT, असं बाजूला बसून शिकवायला पाहिजे, रिव्हिजन घ्यायला पाहिजे. तुझं तुला पडलंय. जेव्हा CECT मध्ये तिच्या बाजूला बसून स्वतः पास झाले तरी तिचा नोट्स बनवत होता, तेव्हा नाही आठवलं तुला? आपलं आपलं बघायला पाहिजे. आपण एक्झिक्युटिव्ह मध्ये, ती CECT ते तिच्या कॅमेरात रेकॉर्ड करून आणि फुटेज जर दाखवलं, अख्ख्या क्लासला कॉफीची पार्टी द्यायची. तिच्या बाजूला बसून ती आरामात बसली बरं का, अशी मस्त निवांत बसली. ती काही नोट्स लिहित नाहीये आणि हा तिच्या नोट्स लिहितोय. ते पण CECTच्या पास झाल्यानंतर, रिझल्ट लागले तरी. इकडे रेग्युलरली क्लासला कधी नाही असेल, पण 3ला इकॉनॉमिक्सच्या लेक्चरला, माझ्या लेक्चरला येऊन तिच्या नोट्स कम्प्लीट करतो. आणि जर मी दाखवलं व्हिडिओ तर व्हायरलच करेल, मग खर्चात पण पोचवेल. सलोनीची एकदा पण नाही लिहिलं, नीट आठव. ठीक आहे. आणि जर कॉफी द्यायची हा सगळ्यांना. ठीक. ती सलोनी ती येऊन भारी येतो, असं ओम गेला तिकडनं, ओम चल ना कॉफी प्यायला. आणि ती बोलते आणि हा बिल माझ्यावर ढकलतो की नाही, सरांनी सांगितलं बोलायला. तर तिच्या मनात काय, मला काय माहिती. चलो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 7. पेरेंट कंपनी किसको बोला जाएगा और चाइल्ड कंपनी किसको बोला जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखो. ए लिमिटेड कंपनी एंड बी लिमिटेड कंपनी. ए लिमिटेड कंपनी, बी लिमिटेड कंपनी. ए लिमिटेड कंपनी होल्ड majority of the share, 51% share in a subsidiary company. Then जिसने एक्चुअली होल्ड किया हुआ है दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी, और जिसमें बेसिकली अपन ने शेयर लिए हुए दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी, विच इज आल्सो नोन एज पेरेंट कंपनी एंड चाइल्ड कंपनी. नाउ ये दोनों की बैलेंस शीट अलग अलग बनती है, वो बैलेंस शीट को अपन मर्ज करेंगे, विच इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो रिलायंस जियो की बैलेंस शीट अलग नहीं बनती, रिटेल की बैलेंस शीट अलग नहीं बनती, सबकी एक ही बैलेंस शीट बनती है, विच इज अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट. अब इसमें अपन छोटे छोटे कंसेप्ट ध्यान देंगे. ए लिमिटेड ने 100% इंटरेस्ट दिखाया हुआ है इन बी लिमिटेड, देन इट इज कॉल्ड ओनली ओन सब्सिडरी कंपनी. साहिल है ना पूर्व. बी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी. अथर्व है ना पूर्व. 51% कंट्रोल. फोर्थ वन ए लिमिटेड, बी लिमिटेड 20% या 20% से ओके ओके. देन एसोसिएट कंपनी. राज नहीं मांगी. हाँ एसोसिएट ही हो कि हो गया ओनली ओन सब्सिडरी. पहले वो 100% सब्सिडरी था, फिर 51% आया, अभी एसोसिएट पे है. चलो
सबसे पहले अब ये जो होल्डिंग है ना, इससे बात डिसाइड होगा ना कि 100% कंट्रोलिंग है, 51% कंट्रोलिंग है कि एसोसिएट है, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ता है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, इसका वर्किंग नोट मैंने दिया हुआ है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर लिए हैं, अगर वो 51 या 51 से ज्यादा है देन इट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। तो आपको क्या देखना है, आपको सब्सिडरी कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल देखना है। सब्सिडरी कंपनी यानी कौन, अभी हमने ए एंड बी का एग्जांपल लिया, तो बी कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके बी कंपनी के 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख शेयर में से इसमें से ए के पास कितने शेयर है, तो ए के पास 80,000 शेयर है। तो आप क्या बोलोगे, 1 लाख में से 80,000 शेयर अगर ए के पास है तो 80% कंट्रोल ए के पास है, और 20% कंट्रोल जो बाकी कम लोगों के पास है, इट इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझ में आया? तो अपने आजू बाजू देखो, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कौन है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन है। Calculation of pre-acquisition and a post-acquisition. What is a pre-acquisition and a post-acquisition? जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर लिए, उससे पहले जिस दिन आपके होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर लिए, उससे पहले जितना भी प्रॉफिट कमाया दैट इज कॉल्ड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। उसके बाद जो प्रॉफिट कमाया दैट इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ओके, नाउ इन दैट सिचुएशन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को ही अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट, एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को बोलेंगे अपन रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, लड़कों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लड़के ध्यान से देखो। वो जो माँ बाप है जिनको लड़की है उन पे एजुकेशन पे खर्चा करती है, देन उसके अलावा उन पे बहुत अच्छा संस्कार देती है, उनका अच्छा लाइफस्टाइल देती है, बाद में आप उसको लड़की को लेके जाते हो। तो वैसे भी इसका जो एजुकेशन का फायदा उनके पेरेंट्स को कम, वो जब जॉब करते हैं तो उसकी सैलरी किसको मिलती है, आपको मिलती है। आप डिजर्व करते हो क्या, नलायक हो, बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, नलायक हो बिल्कुल। ये आपके पेरेंट्स डिजर्व करते हैं, उन्होंने मेहनत किया था, इतने दिन तक इन्वेस्ट किया, बट फिर भी दहेज में फोकट में कौन खा रहा, आप। तो एकदम नलायक लोग हो। ये आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, एकदम कैपिटल प्रॉफिट, जो आपको मिलना चाहिए भी नहीं फिर भी मिल रहा है। तो चुपचाप से बैठे रहो, ज्यादा उठपटांग करोगे ना लात मार के भगा दिए जाओगे। वैष्णवी आहे इसका तो भाई और ले। ओके, तो विच इज अ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। एकदम सिंपल बात है, मैंने अभी अभी इन्वेस्टमेंट किया, तो इससे पहले जितनी भी कंपनी ने मेहनत की वो प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, बिना मेहनत के मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल प्रॉफिट। यू इन्वेस्टेड एंड यू अर्न अ प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। और इसके बाद तुम लॉन्ग टर्म में रहोगे तो वो प्रॉफिट तुमने इन्वेस्ट किया तो वो डिजर्व करता है, दैट इज अ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। नाउ प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, उसके डेट के एग्जांपल दिए। तो मैंने आपको बोला कि आपको प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का, पूरे साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 लाख। अब ध्यान से देखो, मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया ऑन 1 अप्रैल 2012, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर चालू कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2012, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2013। ये मैंने 1 अप्रैल को ही शुरुआत की, तो 1 अप्रैल से पहले जितना भी प्रॉफिट था दैट इज अ प्री एक्विजिशन, 1 अप्रैल के बाद जो हुआ दैट इज अ पोस्ट एक्विजिशन। तो मैं यहाँ पे इमेजिन क्या करूंगा, 1 अप्रैल बराबर, अब 1 अप्रैल से पहले कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं था, इन दैट सिचुएशन दिस इज जीरो, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए प्रॉफिट कहां पे चला जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन। अगर मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया ऑन 30 जून 2012, तो अप्रैल मई जून ये प्री एक्विजिशन का था, एंड आगे के 9 महीने पोस्ट एक्विजिशन का था। नाउ इन दैट सिचुएशन 1 लाख का प्रॉफिट सालाना था, 1 लाख डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, उसमें से 3 महीने का प्रॉफिट कितना, 25,000 रुपए, वो अपन कहां पे डालेंगे, प्री में, और 75,000 वो कहां पे डालेंगे, पोस्ट। नाउ 30 सितंबर 2012 इन दैट सिचुएशन 6 महीने पहले 6 महीने बाद, तो प्री 50 है, पोस्ट 50 है, तो 50-50 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन दिसंबर में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इन दैट सिचुएशन 3 महीने बाद का है, 9 महीने पहले का, तो 75-25, और 31 मार्च को इन्वेस्ट किया, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट आपका प्री का है। पोस्ट अभी हुआ है ना, पोस्ट 2013 के बाद का पोस्ट है, वो तो अभी तक पता ही नहीं,
तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है समझ में आ गया? एक रैंडम एग्जांपल लिया, 1 नवंबर, तो 1 नवंबर तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स, तो 7 मंथ्स का प्रॉफिट 58 एंड 5 मंथ्स का प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे पहले के मंथ प्री में डालेंगे, उसके बाद के मंथ पोस्ट में डालेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ये जो भी प्रॉफिट आया ना, ये प्रॉफिट होल्डिंग एंड माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। होल्डिंग का शेयर कितना था 80, माइनॉरिटी का कितना था 20। नाउ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी में बांटने के बाद माइनॉरिटी का पैसा वर्किंग नोट नंबर 3 में चला जाएगा। कहां पे? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्या बोलेगा? तुम आने से पहले भी हम थे और उसके बाद भी हम हैं, बेस्ट फ्रेंड। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमेशा मेंटेन करके रखेगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो क्या बोलेगा? मुझे मेरा शेयर कैपिटल भी चाहिए, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट भी चाहिए और पोस्ट एक्विजिशन का भी प्रॉफिट चाहिए। इसके क्वेश्चन अपन करे हैं, आप लोगों को पता है कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आइडेंटिफाइड करो, नंबर ऑफ वर्किंग नोट कौन सा बनाना है देखो, उसके बाद फटाफट आंसर आपके आ जाएंगे। नाउ पोस्ट एक्विजिशन का जो प्रॉफिट है वो वर्किंग नोट नंबर 5 में चला जाएगा एंड ये आपका प्री एक्विजिशन का जो प्रॉफिट है ये वर्किंग नोट नंबर 4 में चला जाएगा। आपको ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे वर्किंग नोट नंबर 3 पे या वर्किंग नोट नंबर 4 पे। वर्किंग नोट नंबर 4 इज अ वैल्यूएशन कंट्रोल। लॉस हुआ तो गुडविल को डालेंगे और फायदा हुआ तो प्रॉफिट यानी कैपिटल रिजर्व को डालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये कंपनी के शेयर आपने खरीदे कितने, फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख में खरीदे, ओके। नाउ प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट कितना मिला? तो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट क्या मैं डिजर्व करता था? नहीं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में मैंने इन्वेस्ट किया था? नहीं। वो तो क्या मिल रहा? दहेज में मिल रहा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख की नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की हुई? 8 लाख की हुई। क्यों 8 लाख की? सर 10 लाख डाले बट 2 लाख तो इमीडिएटली मिले, बिना मेहनत के मिले। इन दैट सिचुएशन आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 8 लाख। 8 लाख के बदले में आपको 10 लाख के शेयर मिले। 8 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख के शेयर मिले, तो आपका फायदा हुआ। फायदा हुआ तो आप उसको क्या बोलोगे? कैपिटल रिजर्व। और 8 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 5 लाख शेयर मिलते, तो आपका क्या होता? नुकसान होता। तो 3 लाख आप कहां पे डालते? गुडविल। एमसीक्यू करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लॉस अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर ही रही है, तो उनका प्रॉफिट उसमें पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट बी लिमिटेड का वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये आपके 5 वर्किंग नोट है। 1-2 सेकंड के लिए फटाफट गो थ्रू करो तो अपन एमसीक्यू करें। सर एक बार वर्किंग नोट 4 एक बार एक्सप्लेन करो ना सर, रिपीट करो। करवा के जस्ट गो थ्रू कर, 2 मिनट में करवा। ओके सर। नोटबुक है कि स्क्रीन पे दिखाओ? है। कल का टारगेट कंप्लीट हुआ? कल चैप्टर एमआईएस के एमसीक्यू विद प्रेफरेंस शेयर्स। आज तुम्हाला काय शिकवायला पाहिजे? हां बड़ी तो पहले क्यों नहीं पढ़ते थे? ऐसे नालायक की तरह बिहेव कर रहे थे। पण तेव्हा एका दिवशी एकच चॅप्टर व्हायचा ना। तो अभी क्या मात आ गई? आता सगळ्यात तो अभी क्या हुआ फिर? ऐसे कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल मैटर ऑफ प्रेशर एंड मोटिवेशन। अभी प्रेशर आना चालू हो गया है, सामने मोटिवेशन खड़ा है तो पढ़ाई हो रही है। दैट्स ओनली रीजन। नहीं जी नहीं, आप नहीं, आपकी जगह मैं भी होता और मैं घर पे पढ़ता ना फॉर द जून अटेम्प्ट, तो मेरा भी इतने दिन में इतना चैप्टर नहीं होता। मैं क्या करता, हाँ आज अपन एमआईएस करेंगे, 14 एमसीक्यू करने के बाद अपन रुक जाते, आज अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। तो अपन का टारगेट क्या रहता है? एक दिन में। अभी पीछे लगे ना, तो पीछे लगे तो क्या होता है? फास्ट भी हो रहा है, और टारगेट दिया है ना, तो टारगेट में हो क्या रहा है? सब लोग कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं, ऑनलाइन वाले भी कर रहे, ऑफलाइन वाले भी कर रहे। तो साला ये कर रहे और मैं नहीं कर रहा, तो और गिल्ट आता है, और उसी बहाने अपन तेरे से हो गए, अच्छा मेरे बाकी, तो अपन करना चालू करते, तो उसी बहाने आपका भी वो पढ़ाई हो रहा है, वरना वो बिल्कुल भी नहीं होता। जिन लोगों का रहता ना, सर मेरे को 3 रिवीजन लगता है एग्जाम में, 4 रिवीजन लगता, अब एक बार तुम्हारा पहला बेस सिलेबस का बन गया, अभी रिवीजन का बेस बन गया, उसके बाद तुम कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। मैंने बोला ना, चैप्टर नंबर 1 जाते थे चिल्ला देगा एमसीडीसी और गवर्नमेंट, बस हमने रिवाइज किया।
5 ऑब्जेक्टिव। हाँ तो फिर बोलेगा 5 ऑब्जेक्टिव, प्रीमियम पेबल और ऐसे रात्रि चिल्लाने का 2 बजे पापा उठने चाहिए ऐसे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डन। रूम पे मत चिल्ला, वो काका निकाल देंगे रूम से बाहर। मैं आदर्श को बोल रहा है, यश पे भरोसा, यश ऐसा कुछ नहीं कर। सर वो आदर्श काका को आई लव आदर्श का ऐसा भरोसा है। मैं क्या बता सकते? वो काका सुबह 5 बजे योगासन कर रही है, उनका स्नैप बना रहा है इंस्टा पे। अब अजीब आदमी है, इसीलिए तेरे को सुबह बैन किया जाता है, पता है? गार्डन में लेते नहीं, उधर भी स्नैप बनाते रहते और टैग करता ऊपर से, स्टोरी पे डालता। इसके काका को कौन किसको देखना है? वीडियो देखा ऐसे अनुलोम विलोम करे और ये वीडियो डालता है। डन, चलो। हॉस्टल में रहने लायक नहीं हो, पता है तुम लोग? Golden rule of gross profit. These are the very much important one. 16.67% on sale. इसका मतलब 20% on cost. 20% on sale. 25% on cost. 25% on sale. 33.3% on cost. 33.3% on sale. 50% on cost. एक चीज नोटिस करो, कॉस्ट का परसेंटेज हमेशा ज्यादा है than as compared to sale. Now ये कब लगेगा? जब आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक निकालोगे ना, तब ये फॉर्मूला लगेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फायदा क्या? इजी टू असर्टेन द इंट्रिंसिक वैल्यू, देन माइनॉरिटी का क्लेम कितना है ये समझने के लिए, इजी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपके शेयर का प्राइस पता चलता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पता चलता है, कंप्लीट पिक्चर दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इवैल्यूएशन होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट सही है कि गलत है ये समझ में आता, एंड लास्ट वन इज आपको इन्वेस्ट करने पे रिटर्न कितने मिल रहे ये समझ में आता। ओके, एमसीक्यू करें? बुक है क्या सबके पास कि नहीं? अच्छा ठीक है, नहीं है तो भी ध्यान दो यार। ओके, हाल ही में रिसेंटली टॉपिक अपन ने खत्म किया है तो मेरे हिसाब से क्विकली हो जाएगा। It is compulsory for holding company to purchase equity share of subsidiary company at least 50%. In a consolidated balance sheet is not shown cash, stock, minority or intercompany transaction. Intercompany transaction. Intercompany transaction का मतलब मैंने आपको जो पैसे दिए, आपने मुझे जो पैसे दिए, अगर दोनों की बैलेंस शीट सेम बनेगी तो इन दैट सिचुएशन एक दूसरे के हिसाब आप मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। तो इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन को अपन क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड वन, होल्डिंग कंपनी सोल्ड अ गुड्स। ये गुड्स की क्या है? कॉस्ट 27, कितने में? 36। तो कॉस्ट टू सेल रेशो क्या हुआ? 27,000 टू 36,000, ये आपका रेशो बना। ओके, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द गुड्स, 6,000 गुड्स आर रिमेन। अब मेरा क्वेश्चन है कि 6,000 क्या है? ये 6,000 अपन कॉस्ट मानेंगे, तो बट ऑब्वियसली 6,000 का गुड्स अपन बेचेंगे कितने? क्रॉस मल्टीप्लाइड करके 8,000 में गुड्स बेचेंगे, तो 2,000 का प्रॉफिट कमाएंगे क्या? नहीं। आपके पेरेंट इज अ पेरेंट कंपनी एंड वो मेन वाली बुक में नहीं है, छोटी वाली जो कॉस्टिंग की बुक है उसमें। सेम एमसीक्यू नहीं है तो इनको क्यों नहीं मिल रहा? मिला कि नहीं मिला? आगे आगे बैठ, अरे आगे बैठ बैठ, है ना कॉस्टिंग का बुक? मिला कि नहीं मिला? मुझे लगा कि मिला नहीं। ओके, 2 सेकंड के लिए ये जो 2000 का प्रॉफिट है, ये आपका 2000 का प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट है। नाउ इन दैट सिचुएशन क्या बोलने वाला था मैं ही भूल गया। आपके पेरेंट कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी, ओके, पापा आपको जो पॉकेट मनी देते हैं
ओके, तो क्या वो प्रॉफिट कमाने के लिए या आपसे प्रॉफिट लेने के लिए लेते क्या? नहीं, ये मैंने 500 रुपए दिए, इससे मेरे को प्रॉफिट कमा के चाहिए नहीं ना। इन दैट सिचुएशन इट जस्ट फॉर दैट। तो ये भी वैसे ही है, आप इंटरनल घर के अंदर प्रॉफिट कमाते हो क्या? नहीं। तो होल्डिंग कंपनी भी मेरी, सब्सिडरी कंपनी भी मेरी, पेरेंट और चाइल्ड कंपनी है, तो पेरेंट एंड चाइल्ड कंपनी तो इंटरनली प्रॉफिट कमाएंगे क्या? नहीं कमाएंगे। दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आपका नहीं होने वाला। इवन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, आपको पापा ने पैसे दिए, कभी आपने पापा को पैसे दिए, इन दैट सिचुएशन आप हिसाब रखते हो क्या? नहीं रखते ना। कहा घर के अंदर, कहा एट द एंड फैमिली में पैसा रहने वाला ना तुम्हारा, बाहर जाने वाला है क्या? नहीं। तो हिसाब नहीं रखते। मोदी जी रखते जाते हैं। हाँ, हंस रही हो। पापा को 500 रुपए दिए थे कैडबरी के लिए, दो वापस। चलो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज ऑथराइज। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या क्या चाहिए? कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल रेवेन्यू बोथ और ऑल ऑफ द अबव। प्री भी चाहिए, पोस्ट भी चाहिए। सिंपल रीजन है, हम पहले भी थे और अभी भी है और आगे भी रहेंगे। बॉयफ्रेंड चेंज होगा बेस्ट फ्रेंड नहीं। होल्डिंग कंपनी मींस अ होल्डर 51% शेयर ऑफ द अनदर कंपनी। 9 नंबर के एमसीक्यू पे आ जाओ। मार्क एज इंपॉर्टेंट वन, 60 के आसपास एमसीक्यू। 9 नंबर एमसीक्यू। अच्छा ठीक है ना, मेन करेंगे। द शेयर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, कैपिटल रिजर्व्स ऑफ द कंपनी आर 3,90,000 एंड इन्वेस्टमेंट इज 4,20,000। अब मुझे ये बताओ, सिंपल आपको करना है वर्किंग नोट नंबर 4। जरा ध्यान दो आराम से। मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट कितना किया? 4,20,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ? 4,20,000। अब मुझे कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स का शेयर कितना मिला? उसमें से 3,90,000। मैंने इन्वेस्ट किए 4,20 और मिले मेरे को कितने? 390। अब मुझे कम मिले कि ज्यादा मिले? कम मिले ना। मैंने दिए 4,20 और मेरे को मिले 390। तो 30,000 का मेरा लॉस हुआ। लॉस बोले तो अपन डालेंगे कहां पे? गुडविल। समझे? वर्किंग नोट नंबर 4 मोहसिन, यही वाले में डाउट था ना? नहीं, काफी शांत बंदा है वो, ऐसे गुस्से विस्से में नहीं आता, एकदम शांत। कौन सा? ये वाला लिखा हुआ है ना, वापस क्यों लिख रहे हैं? ये एब्सेंट दिया। हाँ तो वापस के दोबारा लिखेंगे थोड़ी। मैंने ऐसे कभी नहीं, मैं तो बोल रहा मत पढ़ाई करो, तुम ही करते पढ़ाई, मैं क्या करूं? पायोनियर लिमिटेड 3,200 इक्विटी शेयर ऑफ आर्यन लिमिटेड एज ऑन 31st March 100 each. कॉस्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इज 6,80,000. अरे कन्सेप्ट क्लिअर कर रे, केले ते मलाही माहिती, मी सॉल्व केले. आपण म्हटलं तर नंतर करू काहीतरी. आर्यन लिमिटेड मेड अ बिझनेस ऑफ हाउ मच? मेड अ बिझनेस ऑफ 6,80,000 इज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ना आपकी. मेड अ बिझनेस ऑन 31st March 1 इक्विटी शेयर. द शेयर वॉज होल्ड फॉर अ कैपिटल प्रॉफिट उन्होंने दिया है 2,65,000 आफ्टर एडजस्टिंग द बोनस गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व शोन इनटू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इन दैट सिचुएशन आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,80,000. तो मैंने 6,80,000 इन्वेस्टमेंट डाला. ओके ना, आपका जो कैपिटल प्रॉफिट था, कैपिटल प्रॉफिट बोले तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये वैसे भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. और अगर वर्किंग नोट नंबर 2 इमेजिन करोगे तो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट होल्डिंग और माइनॉरिटी का 3 में जाता है, होल्डिंग का 4 में जाता है. तो 2,65,000 के कितने परसेंट उनको मिलेगा? 80% कितना हो जाएगा? 2,12,480. सर 80% कैसे निकाला? द 80% हम लोगों ने निकाला, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनके कितने थे? 4,000 और 4,000 में से 3,200 शेयर इन्हीं के पास थे, तो 80% कंट्रोल था, दैट्स व्हाई. अब आपकी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? आपने डाले 680, उसमें से 2 बार इमीडिएटली वसूल हुए, तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट हुई 4,67,520.
आपका शेयर कैपिटल उसके बदले में आपको मिला कितना 3200 शेयर ऑफ 100 3,20,000 और ऊपर से आपको बोनस शेयर भी मिला 3200 शेयर। बोनस शेयर कितना मिलेगा, एक बोनस शेयर मिलेगा आउट ऑफ 4, तो 1/4 इंटू 100 कितना हुआ 80,000। तो ये आंसर आ रहा था 67,520। एक 2 सेकेंड दो, मेरे को नहीं आया था ना ऑप्शन, तभी कैलकुलेटर को ब्रेक को मारू दे तो ब्रेक थाम जा। कोई भी आप में से, सब में नहीं, कोई भी आप में से एक मेरे को सिर्फ शाम को रिमाइंडर दो ग्रुप पे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन नंबर 13 वाला सॉल्यूशन मैं एक बार चेक करवाता हूँ क्योंकि पता नहीं क्या रुको, मैं लिखना नहीं, बाद में मैं शाम को बताता हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। नेक्स्ट वन 14.1। अभी तक अपन ने अनरियलाइज प्रॉफिट के क्वेश्चन करे थे ना, इस बार उन्होंने क्या पूछा है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, और स्टॉक की वैल्यू होती है हमेशा कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये आपकी स्टॉक की वैल्यू होती है। जायंट लिमिटेड एक्वायर 80% शेयर ऑफ जूम लिमिटेड, बराबर 45,000 शेयर के क्रेडिटर्स थे उन्होंने, और उस पे उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया था 9,000। 1/5 ऑफ द स्टॉक उसमें से अभी भी बाकी। अब मुझे ये बताओ 45,000 का 1/5 कितना हो गया 9,000। अब इस पे प्रॉफिट कितना हुआ था, 9,000 का ही प्रॉफिट था ना, 9,000 के 1/5 यानी 1,800। तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हुई 7,200। सेल में से प्रॉफिट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट इज 7,200, बेचा कितने में था 9,000 व्हिच इज लोअर, तो रिकॉर्ड कितने में होगा 7,200। सो स्टॉक में से अनरियलाइज प्रॉफिट अगर आपने माइनस किया स्टॉक सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक, तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक मिलेगा। तो आपको सवाल वही पूछेंगे, एक तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है ये पूछा जा सकता है, या फिर आपको दूसरा सवाल पूछा जा सकता है दैट इज स्टॉक की वैल्यू कितनी है। डन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। सनी लिमिटेड एक्वायर 70% शेयर ऑफ हैरी लिमिटेड ऑन 1st October 2009। मार्क दिस क्वेश्चन एज ए इंपॉर्टेंट वन। ये आपको कंसेप्ट क्लैरिटी देगा, वर्किंग नोट नंबर 2, 3, 4 कैसे बनानी है। देन 5 लाख रुपीस पे शेयर लिए, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन्होंने दिया हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट कितना है ये उन्होंने पूछा है। तो मेरे को कैपिटल प्रॉफिट निकालने के लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, जरा ध्यान से देखो। वर्किंग नोट नंबर 2 पर्टिकुलर्स प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन। अब जरा मैं प्री एक्विजिशन पे गया, 1 अप्रैल 2009 मैंने शेयर कब लिए, अक्टूबर 2009, तो 1 अक्टूबर 2009 उससे पहले का प्री, उसके बाद का पोस्ट। अब 1 अप्रैल 2009 ये अक्टूबर 2009 से पहले आता है क्या, हाँ, तो फिर ये चला गया कहां पे, प्री एक्विजिशन। और डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस बोले तो लॉस, लॉस इसीलिए 80,000 ब्रैकेट में लिखा। देन क्यों लिख रहे वापस, मैंने नहीं लिखा। देन 31 मार्च 2010 यहां तक आ गए। अब प्रॉफिट क्या हो चुका है आपका, क्रेडिट हो चुका है 1,60,000। नाउ द लॉजिक इज दैट 80,000 का लॉस जीरो हुआ, फिर 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी पूरे साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ 2,40,000 का। कैसे, 80,000 बिकम अ जीरो एंड सरप्लस ऑफ 1,60,000। 1,60,000 80,000 जाने के बाद क्या है ना, तो टोटल प्रॉफिट हुआ आपका 2,40,000। अब ये प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करेंगे ना, मैंने अभी रिवीजन में लिया था प्री एंड पोस्ट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने, अक्टूबर के इन्वेस्टमेंट हुआ 6 महीने, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 6 मंथ 1,20,000। अब जरा ध्यान से देखो,
120 में से 80 लॉस चला गया तो 40 प्रॉफिट बचा और ये 120 का 120 बचा। इसको होल्डिंग एंड माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया। माइनॉरिटी का जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3, ये जाएगा 5 और ये जाएगा 4। आपको क्या पूछा है उन्होंने? आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है दैट कैपिटल प्रॉफिट, किसका कैपिटल प्रॉफिट? सनी लिमिटेड। सनी लिमिटेड यानी किसका? होल्डिंग का कैपिटल प्रॉफिट। होल्डिंग का कैपिटल प्रॉफिट कितना है? 28,000। ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन ए। इसमें लिखना है, लिख लो। अभी समझा? ऑनलाइन वाले एकदम शांत हो गए। यस सर, समझा सर। समझा सर। ओके, क्यों ही लिख रहे हो वापस? जिनके पास नहीं है उनको भी बाद में लिखते बैठो आराम से बुक लेके। 17(1) मार्क एज ए इंपॉर्टेंट वन। ये जो मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ ये सुपर 30 में ऐड कर दो। जूम लिमिटेड एक्वायर्ड अ 80% शेयर ऑफ डार्क लिमिटेड। 80% यानी माइनॉरिटी कितना रहेगा? 20%। कंसिडरेशन कितना था आपका? 5,20,000। शेयर कैपिटल ऑफ डार्क लिमिटेड 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट 3 लाख और 1 लाख। अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मेरे को माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा है तो मुझे वर्किंग नोट करना पड़ेगा 3। फॉर्मेट क्या है? माइनॉरिटी बोलेगा मुझे मेरा कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल चाहिए तो मुझे ये बताओ ना, 4,000 के शेयर है बराबर, उसमें से 20% शेयर इनके, तो यानी कितने? 800। एक शेयर कितने का? 100, तो ये हुआ 80,000। ओके, 3 लाख रुपए आपका कैपिटल प्रॉफिट है, तो क्या बोलेंगे? 3 लाख में से 20% शेयर मेरा है, यानी कितना? 60,000। पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, तो क्या बोलेगा? 1 लाख में से 20% मेरा है, 20,000। 80, 60, 20, टोटल कितना? 1,60,000। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। वर्किंग नोट फॉलो करो, आपका चैप्टर खत्म। ओके, ये एमसीक्यू अगर चेक करोगे तो टोटल 82 एमसीक्यू है दिखने के लिए, बट अगर आप चेक करोगे तो 50 से लेके 82 तक के एमसीक्यू, ऑल दीज एमसीक्यू आर द थियोरेटिकल वन। तो आज का सीएमए का टारगेट आपका क्या बनता है? सीएमए का टारगेट आपका बनता है डिबेंचर के एमसीक्यू और कंसोलिडेटेड के एमसीक्यू। ओके, मैं आपको एक बार कंफर्म करवाता हूं, बट अपकमिंग सैटरडे एंड संडे मैं एक बार कंफर्म करवाता हूं। ये टाइम पे आपका क्लास नहीं रहेगा, संडे तो वैसे भी लेता नहीं हूँ, बट सैटरडे को इस बार आपकी क्लास नहीं रहेगी। नॉट व्हाट यू विल डू, आगे का कुछ मत पढ़ो। 7 तारीख को अपनी रिवीजन चालू हुई है सीएमए की। 7 तारीख से लेके सैटरडे तक यानी फ्राइडे तक जितने भी सीएमए के चैप्टर हुए, जितने भी सिक्योरिटीज के चैप्टर हुए, वीकली रिवीजन करके उसकी सेकेंड टाइम रिवीजन करो। ये दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। द थिंग इज दैट क्या होता है कि अभी आगे आगे जैसे टॉपिक जो है ना, 11 टॉपिक्स जो आज 13 हुए हैं, कल को 22 टॉपिक हो जाएंगे। पिछला याद आना भी जरूरी है, तो वो बोलना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है। आई एम वेरी स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइजिंग माई ईच एंड एवरी सैटरडे एंड संडे। इवन अगर लास्ट सैटरडे संडे भी देखोगे, अपन ने उसको शेयर कैपिटल के लिए यूज किया था, आपका फायदा हुआ था। मैं चाहता हूं कि आपका सैटरडे संडे आप स्ट्रेटेजिकली यूज करो, क्योंकि वो टाइम आपका थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला भी होता है, आपके पास टाइम ज्यादा होता है और आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता। सो यूज यूर ऑल सैटरडेज एंड संडेज वेरी स्ट्रेटेजिकली। इसके बाद भी आने वाले में लेक्चर है कि नहीं है उसके हिसाब से देखो। ट्रैवल टाइम सेव करो, आपका ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन करो एंड यूज इट एज मच एज फॉर योर ओन बेनिफिट। जो हुआ है उस पर पहले फोकस करो, जो हो रहा है तो वो हो ही जाएगा आपका धीरे धीरे, उसको बाद में पूरी जान लगा सकते। फिलहाल के लिए जो हुआ है उस पर फोकस करो। अभी ब्रेक लो, हैव अ प्रॉपर 20 मिनट्स ब्रेक। 20 मिनट बाद शार्पली मैं चालू करूंगा। सिक्योरिटीज So same link. सेम है।